वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 463 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे पर, इकोनॉमिक सर्वे 2020, और इसके 3-4 पार्ट बनाने पड़ेंगे पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो उसी में से निकाले गए प्रश्न सारे के सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है इसका पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मानव विकास सूचकांक एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। 3-3 बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है और भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य जो है वो एशिया और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समूह में सबसे कम है। मानव विकास सूचकांक देश के विकास के आकलन के लिए पूरी तरह से आर्थिक विकास पर जोर देता है। देखिए करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो आर्थिक विकास पर ही जोर देता है, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। करो एलिमिनेट, केवल एक और तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक का निर्माण इस बात पर जोर देने के लिए किया गया था कि लोगों और उनकी क्षमताओं को किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए अंतिम मानदंड होना चाहिए, ना कि केवल आर्थिक विकास। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का उपयोग राष्ट्रीय नीति विकल्पों पर सवाल उठाने के लिए भी किया जा सकता है। यह प्रश्न भी है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम के समान स्तर वाले दो देश अलग अलग मानव विकास परिणामों के साथ कैसे समाप्त हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई पद को विकसित करने में निम्नलिखित में से किनका योगदान है। महबूब उल हक, गुस्ताव रॉनेस, मेघनाथ देसाई और है एडम स्मिथ। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो केवल एक और दो, केवल एक और चार, 3 और 4, 1 2 3। तो महबूब उल हक हैं इसमें, गुस्ताव रॉनेस हैं, मेघनाथ देसाई हैं, एडम स्मिथ नहीं है। एडम स्मिथ को एलिमिनेट करो तो जहाँ जहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 केवल। तो देखिए मानव विकास सूचकांक एचडीआई पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, नाम क्या है उनका, महबूब उल हक द्वारा येल विश्वविद्यालय के गुस्ताव रॉनेस और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मेघनाथ देसाई की मदद से विकसित किया गया था ये, और बाद में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा एक देश के विकास को मापने के लिए इस्तेमाल किया गया था इसका। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, गुस्ताव रॉनेस, मेघनाथ देसाई, एडम स्मिथ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सतत विकास लक्ष्य हैं एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक तरफ है उनकी सूची और दूसरी तरफ है सूची 2, मतलब किससे वो संबंध रखते हैं। 17 सस्टेनेबल गोल हैं, इनमें से 5 दे रखे हैं, मतलब 4 दे रखे हैं। कौन कौन सा किससे संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य 1 में लक्ष्य किया गया था कि निर्धनता नहीं, मतलब निर्धनता की समाप्ति, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। सतत विकास लक्ष्य 2 में शून्य भुखमरी, ये भी सही है। सतत विकास लक्ष्य 4 में अच्छा स्वास्थ्य, और सतत विकास लक्ष्य 5 में है स्वच्छ जल और स्वच्छता। देखिए तीसरा वाला गलत है, चौथा वाला भी गलत है, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सितंबर 2015 में जनरल असेंबली ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य मतलब 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी शामिल किए गए। किसी को पीछे नहीं छोड़ना के सिद्धांत पर निर्माण, किसी को पीछे नहीं छोड़ना के सिद्धांत पर निर्माण नया एजेंडा सभी के लिए सतत विकास को प्राप्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है। अब इन 17 गोल्स को देख लीजिए एक बार कौन कौन से हैं। पहला तो करेक्ट था, लक्ष्य 1 में क्या है, निर्धनता नहीं, मतलब निर्धनता की समाप्ति। लक्ष्य 2 में है शून्य भुखमरी। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण जो है वो लक्ष्य 3 में है, वहाँ पर क्या लिखा था, लक्ष्य 4 लिखा था, इसलिए गलत है। और स्वच्छ जल और स्वच्छता जो है लक्ष्य 6 में है, और यहाँ पर क्या लिखा था, लक्ष्य 5, इसलिए गलत है। लक्ष्य 4 में क्या है, गुणवत्ता शिक्षा, लक्ष्य 5 में है लैंगिक समानता, और लक्ष्य 6 में है स्वच्छ जल और स्वच्छता। और देखिए लक्ष्य 7 में क्या है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, लक्ष्य 8 में है
निर्णय, कार्य और आर्थिक विकास लक्ष्य 9 में है। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा लक्ष्य 10 में है। असमानता में कमी लक्ष्य 11 में है। सतत शहर और समुदाय लक्ष्य 12 में है। जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन लक्ष्य 13 में। जलवायु क्रिया है लक्ष्य 14 में। पानी के नीचे जीवन लक्ष्य 15 में। जमीन पर जीवन और लक्ष्य 16 में। शांति और न्याय, मजबूती संस्थाएं और लक्ष्य 17 में है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी, कम से कम आप शुरू के 5 से 6 तो याद ही रखिएगा। जो मेन बुलेट पॉइंट हैं जैसे निर्धनता की समाप्ति, शून्य भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्ता शिक्षा, लैंगिक समानता और स्वच्छ जल और स्वच्छता, और टोटल का नाम भी याद रखना 17 है नंबर में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। लक्ष्य कार्यक्रम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे हाल ही में शुरू करने की घोषणा की है। इसे किसे? लक्ष्य कार्यक्रम को। यह जो कार्यक्रम है वो गर्भवती महिलाओं के लिए लेबर रूम, मातृत्व ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति गहन देखभाल इकाइयों मतलब आईसीयू और उच्च निर्भरता इकाइयों एचडीयू में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करेगा। एज ए एग्जामिनर अगर कोई दिमाग लगाएगा तो क्या इतना बड़ा स्टेटमेंट को गलत करेगा? दूसरे वाले को पहला ही थोड़ा लगा देगा ना वो, तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्या पहला वाला इनकरेक्ट है? क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सही है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय होगा, या और महिला और बाल विकास मंत्रालय होगा, या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? इनमें से कुछ नहीं होगा। ये करेक्ट है यहाँ पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं के लिए लेबर रूम और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर और प्रसूति गहन देखभाल इकाइयों और उच्च निर्भरता इकाइयों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना। और लक्ष्य कार्यक्रम सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों और पहली परामर्श इकाइयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। और इससे हर गर्भवती महिला और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में नव जन्म देने वाले लाभान्वित होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कायाकल्प पहल या योजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। कौन सी पहल? कायाकल्प पहल। दूसरा स्टेटमेंट है, यह जो पहल है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, कायाकल्प योजना या पहल को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह जो पहल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा वाला करेक्ट होगा। पहला देखते हैं, मातृ मृत्यु अनुपात MMR निश्चित समय अवधि के दौरान प्रति लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की संख्या का अनुपात है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में वर्ष 1990 से लेकर 2015 के बीच में भारत में MMR मतलब मातृ मृत्यु अनुपात में वैश्विक औसत 44% गिरावट की तुलना में 77% की गिरावट आई है। और तीसरा स्टेटमेंट है, सतत विकास लक्ष्य 3 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को 70 लाख प्रति जन्म से कम करने का लक्ष्य है। ये भी हाल ही में करंट अफेयर्स में कराया था ये तीसरा वाला स्टेटमेंट, और दूसरा वाला स्टेटमेंट भी कवर किया था हमने। तो बिल्कुल ये तीनों के तीनों जो हैं करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए, उपरोक्त तीनों के तीनों करेक्ट हैं। मातृ मृत्यु अनुपात मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR एक निश्चित समय अवधि के दौरान मातृ मृत्यु की संख्या का अनुपात है, जो एक ही समय अवधि के दौरान प्रति कितने हो गए 100,000 मतलब 1 लाख जीवित जन्मों में होता है। और देखिए, भारत में MMR 2011 से 13 में 167 प्रति लाख जीवित जन्म में 37 अंकों की गिरावट आई थी। और 3 साल की अवधि में 2014 से लेकर 16 में 130 लाख प्रति जीवित जन्म तक पहुंची थी। और वर्ष 1990 से लेकर 2015 के बीच देखा जाए तो भारत में MMR में वैश्विक औसत 44% गिरावट की तुलना में 77% की गिरावट आई है। सतत विकास लक्ष्य 3 और लक्ष्य 3.1 का उद्देश्य वैश्विक मातृ मृत्यु दर
70 प्रति 1 लाख जीवित जन्म तक कम करना है। कितनी? 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्म तक कम करना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जननी योजना जिसने बांझपन के लिए होम्योपैथी उपचार की प्रणाली को लोकप्रिय बनाया है, किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा की सरकार? जननी योजना जिसने बांझपन के लिए होम्योपैथी उपचार की प्रणाली को लोकप्रिय बनाया, उसी के द्वारा शुरू की गई है, जिसका लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है, लिंगानुपात सबसे अच्छा है, केरल की सरकार। तो देखिए, केरल सरकार की जननी योजना एक अनुकरणीय उदाहरण है, जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बांझपन के लिए होम्योपैथी उपचार की प्रणाली को लोकप्रिय बनाया है। करेक्ट है पहला वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से यासा आयुष्मान भारत के घटक हैं? चार स्टेटमेंट हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो यह योजना सार्वजनिक अस्पतालों और निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस होगी। व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र इसमें है, और यह योजना जो है प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का परिभाषित लाभ कवर प्रदान करती है, और इसका प्रथम घटक 5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के निर्माण से संबंधित है। इसका पहला घटक देखिए करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। ये सार्वजनिक अस्पतालों में भी है, निजी अस्पतालों में भी है, कैशलेस है, पेपरलेस है। दूसरा वाला भी करेक्ट है, तीसरा वाला भी करेक्ट है। प्रति परिवार, प्रति वर्ष, प्रति परिवार और 5 लाख रुपए। ये चौथा वाला गलत है, क्योंकि इसके पहले घटक में 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण है। 5 लाख कुछ ज़्यादा हो गया है पहले घटक में। तो फोर्थ को एलिमिनेट कर दो, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। तो देखिए कथन 4 गलत है। आयुष्मान भारत का प्रथम घटक 1,50,000 यानी 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के निर्माण से संबंधित है, न कि 5 लाख, जो लोगों के घरों के करीब स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को पहुंचाएगा। ये केंद्र मुफ्त प्राथमिक दवाइयों और नैदानिक सेवाओं सहित मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं और गैर संचारी रोगों दोनों को कवर करते हुए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेंगे। बात करें आयुष्मान भारत की, तो आयुष्मान भारत के बारे में देख लीजिए थोड़ा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से इसको जाना जाता है। प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का परिभाषित लाभ कवर इसमें प्रदान किया जाता है, और ज़रूरत के समय सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की जो है इसमें उपलब्ध है इसके तहत। अब देखिए इसमें माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल शामिल हैं, और यह जो योजना है वो सार्वजनिक अस्पतालों और निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस होगी। लाभार्थियों को अस्पताल में चिकित्सकीय खर्च के लिए कोई शुल्क देना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। लैंगिक बजट की रणनीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी बता दीजिए कौन सी है। लैंगिक बजट की रणनीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? क्या नीति आयोग है? क्या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, मतलब राष्ट्र विकास परिषद, सामाजिक अधिकार, सामाजिक न्याय या अधिकारिता मंत्रालय, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो देखिए नोडल एजेंसी के रूप में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लैंगिक समानता के लिए बजट की मिशन रणनीति को अपनाया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी बजट महिलाओं और पुरुषों की विभेदीकृत आवश्यकताओं के अनुसार योजनाबद्ध है और तदनुसार प्राथमिकता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। लैंगिक बजट से रिलेटेड एक बार फिर से स्टेटमेंट आ गया है। तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर। लैंगिक बजट के संदर्भ में विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है, लैंगिक बजट कानून, नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं में लैंगिक संवेदनशील के निर्माण से संबंधित है। और दूसरा स्टेटमेंट है, लैंगिक बजट महिलाओं और पुरुषों की विभेदीकृत आवश्यकताओं को पूरा करने की एक प्रक्रिया है। तीसरा स्टेटमेंट है, लैंगिक बजट प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में जेंडर बजट सेल का गठन किया गया है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट तो अभी एक्सप्लेनेशन में भी था ना, तो इसको तो करेक्ट कर दीजिए। करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, पहला भी, तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए सारे के सारे करेक्ट हैं। लैंगिक बजट कानून, नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं में लैंगिक संवेदनशील निर्माण से संबंधित है, संवेदनशील के निर्माण से संबंधित है। यह आवंटन और संसाधनों का संग्रह, कार्यान्वयन, निष्पादन
कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी, समीक्षा, ऑडिट और प्रभाव का आकलन और लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए अनुवर्ती सुरक्षात्मक कार्यवाही से भी संबंधित है। अब देखिए, वर्ष 2019-20 के जेंडर बजट स्टेटमेंट में 30 मंत्रालयों ने महिलाओं के घटक के साथ योजना होने की सूचना दी, जो कुल केंद्रीय बजट का लगभग 5% है। इसके अलावा 57 मंत्रालयों या विभागों ने लैंगिक बजट प्रक्रिया को संस्थागत और मजबूत बनाने के लिए जेंडर बजट सेल का भी गठन किया। पिछले 3 वर्षों में देखा जाए तो उसके दौरान 4500 से अधिक सरकारी अधिकारियों को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे से निकाले गए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न। ये इसका पार्ट 1 था और कम से कम इसके 5 पार्ट बनाने पड़ेंगे तब कवर होगा। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 2 बार। इससे प्रश्न आता है ज़रूर, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी सिविल सेवा का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।